Good morning and a very very happy morning. We are reading the Ikigai journey और हम आज शुरू करेंगे सेकंड स्टेशन माउंट फूजी स्ट्रेचिंग द बाउंड्रीज। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो लास्ट ऑडियो वीडियो था हमारा, उसमें जो एक्सरसाइज थी व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल डू इट, व्हेन विल यू डू इट, क्या आपने उसको किया या नहीं किया? मैंने उसको किया और मैंने ये देखा उसको करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें नई निकल कर आई जैसे मैंने पहले कभी ही नहीं सोचा था। बल्कि एक पॉइंट के साथ में बहुत सारी आई ओपनिंग थी और उसके साथ में करेज भी थी और एक बहुत ही हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड था। इच्छा कि कुछ नया करने जा रही हूँ, कुछ बड़ा करने जा रही हूँ। आपका क्या ख्याल है? उसी मन के साथ में कि मैं मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बहुत ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जा रही हूँ और मेरे को अब पूरी आशा है कि आप भी ऐसा करना चाह रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करते हैं। तो जो ट्रेन का नेक्स्ट स्टेशन है वो मिशिमा, एक बड़ा ही पीसफुल टाउन है और जहाँ पे माउंट फूजी का अपकमिंग व्यू आने वाला है जब ट्रेन चलेगी। प्रश्न ये है कि क्या हम इस माउंटेन यानी पहाड़ को देख पाएंगे जिसे जापानीज बहुत ही मानते हैं, वो आज विजिबल होगा कि नहीं होगा। लोग जब ट्रेन की टिकट्स कराते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि हमें माउंट फूजी साइड की टिकट चाहिए ताकि हम उसे देख सकें। और ऐसी सीट्स के लिए बहुत ही बेताबी होती है कि जिस दिन दिन क्लियर नहीं हो उस दिन ट्रेन वहाँ से पास हो जाएगी, बिल्कुल उस पहाड़ के बिल्कुल बगल से, लेकिन आप उसको कुछ नहीं देख सकेंगे। तो माउंट फूजी तो वहाँ पे है लेकिन बादलों में छुपा हुआ। इसी तरह से ना हमारी जिंदगी के बहुत ही महान ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, जो हम कर भी सकते हैं, करना भी चाहते हैं, वो हम इस दुनियादारी में इतना भूल जाते हैं कि हम उसे अब इनविजिबल कर देते हैं, देख नहीं पाते हैं। दिस इज सो ट्रू। जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं कहती थी मैं इंडिया को गिफ्ट पैकेजिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड बना दूंगी, इंडिया विल डू दिस। और फिर भूल गए राग रंग, भूल गई लकड़ी, तीन चीज याद रही, तेल नून लकड़ी, घर में ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। उनमें ये बुक पढ़ रही हूँ तो अपना पता लग रहा है कि हाँ, हम इस दुनिया में रहते हैं तो अपने वो जो बड़े बड़े ख्वाब, जो बड़ी बड़ी चीजें हम सोचते हैं वो सब भूल जाते हैं ना। और यहाँ पे चलिए आगे समझे ताकि हम अपनी बड़ी चीजों को प्राप्त कर सके। पेज 32 पे माउंटेन ऑफ इमोर्टैलिटी, जिसका नाम है माउंट फूजी का रेफरेंस है, उसका थोड़ी सी हिस्ट्री दे रहे हैं। 10th सेंचुरी की कहानी के अंदर माउंट फूजी का वर्णन है और उसका एक सेंट्रल कैरेक्टर है, एक यंग लड़की का नाम है कागुआ। ये चंद्रमा से पृथ्वी पे आई और उसने उस समय का जो राजा था, एम्पर सम्राट जो था, उसके मैरिज प्रपोजल को मना कर दिया। और 1 अगस्त की रात को जबकि फुल मून था, दोबारा चंद्रमा के लोगों ने उसे अपने घर बुला लिया। जो सम्राट था वो अभी भी उसको बहुत प्यार करता था। उसने उसके लिए एक लेटर लिखा और एक अपनी आर्मी में कुछ लोगों को बोला कि इसे माउंट, उस वक्त फूजी को फूशी बोलते थे यानी विदाउट डेथ, जिसका मीनिंग होता है कि वहां जाके, जो कि लोग कहते थे चंद्रमा से सबसे पास में है, इसे वहां पे उस लड़की के पास दे के आओ। जब सोल्जर समिट पे पहुंचे तो उन्होंने उस लेटर को जलाया ये सोच के कि इसके धुआं मून को यानी चंद्रमा को पहुंचेगा और कागुआ जो है उन शब्दों को पढ़ पाएगी। कहावत है कि उस लेटर के साथ में उन्होंने एलिक्सिर ऑफ इमोर्टैलिटी को भी जला दिया, क्योंकि जो सम्राट था वो हमेशा जीना चाहता ही नहीं था। तो शब्द है खुशी, उसका मतलब है इमॉर्टल, विदाउट डेथ। समय के साथ साथ इसकी प्रोनाउंसिएशन बदली और फूजी हो गई, यानी फुल ऑफ वेल्थ इज फू एंड जी इज सोल्जर। तब से ये कहा जाता है कि जब भी माउंट फूजी इरप्ट होता है यानी वॉल्केनो होता है, तो उसका जो स्मोक है वो उस सम्राट के शब्दों को चंद्रमा पे लेके जाता है बात करने के लिए कागुआ से, और रिप्रेजेंट करता है प्यार और एक एटर्नल आंतरिक आशा कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाए। हिस्ट्री में एक और रेफरेंस मिलता है सर रुदरफोर्ड एल्कॉक का। सबसे पहले ये सम्राट का सिपाही वहां नहीं गए, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क ईयर 663 में वहां गया। इससे पहले इस समिट पे जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल माना जाता था। फिर ये जो इम्पॉसिबिलिटी जानने वाला
जो माउंटेन था, इसे कई लोगों ने क्लाइंब किया, लेकिन 19वीं सदी में, जिसको मेजी एरिया ये बोलते, किसी भी औरत को या फॉरेनर को माउंट फूजी पे नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि इस पहाड़ को बहुत ही सीक्रेट मानते थे। सो जो ब्रिटिश डिप्लोमैट थे सर रुथरफोर्ड, ये सबसे पहले वहाँ गए जैपनीज गार्ड्स के साथ में, और उन्होंने 9 ब्रिटिश क्लाइंबर्स को 1860 में इस पहाड़ के चोटी पे पहुंचाया। जैपनीज ऑफिशियल ने उन्हें बहुत मना किया कि नवंबर के अंदर, जिस समय टाइफून भी जापान की तरफ आ रहा है, आप वो ऐसा ना करें। टाइफून तो आया, लेकिन एल्कॉक ने अपनी जर्नी को पूरा किया। जितने भी लोगों ने इस डिप्लोमेट को ये बोला कि ये इम्पॉसिबल है, ये पहाड़ जो है फॉरबिडन है फॉरेनर्स के लिए, उसने इस सारी चीज़ों को साइड में रख के सबमिट पे पहुंचा अपने ग्रुप के साथ में, और वो पहला फॉरेनर था। कोई आसान चैलेंज नहीं था उस समय। बहुत सारे माउंटेनियर्स जो थे वो इस अटेम्प्ट के अंदर मर भी चुके थे। एल्कॉक जो है, एल्टीट्यूड था 3776 मीटर का, उसे 8 घंटे में चढ़े और 3 घंटे में उतरे। अपने खुद ही लिखे वर्णन के अंदर उन्होंने ये मुश्किल यात्रा का दिया कि सबसे मुश्किल था हार्ट स्ट्रेस। हम थक रहे थे, हम बार बार रुकते थे सांस लेने के लिए। हमने कई बार ऊपर पहुंचने से पहले ये सोचा कि क्या हम वापस चलें। सारी वर्णन बुक क्यों दे रही है? ये दे रही है आपको ये बताने के लिए कि हमारी जिंदगी भी इसी तरह के पहाड़ों के साथ है, जहाँ हमें लगता है कि हमें जाना अलाउड ही नहीं है, या हमारे पास में ताकत ही नहीं है इसके ऊपर चढ़ने की, और या फिर ये सोच का जो धुंधलापन है, ये जो फॉग होती है, ये हमें प्रिवेंट करती है कि रियल में हम एक रास्ता को देख सके, या हम कुछ लेंस पहन के रखते हैं, हो ही नहीं सकता ऐसा जिससे कि हम इसको देखते हैं। आपको क्या करना है? आपको ये इम्पॉसिबिलिटी का जो ये धुंध आ गई ना, इसको साफ करना है अपनी विंडो से, अपने देखने से, अपने नजरिए से। समिट पे जाने से पहले ये जो शब्द है ना इम्पॉसिबल, जिसने आपको ब्लाइंड किया हुआ है, सच्चाई के अंदर ये एक दिमाग का दिया हुआ लेबल है। ओह, ये तो इम्पॉसिबल है, और ये हमारी आंखों के सामने बहुत ही धोखा देने वाला फिल्टर है, डिसेप्टिव है। अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों के प्रति ना इरेशनली, कोई लॉजिक नहीं होता, हमें लगता है ये कर ही नहीं सकते हैं, और क्योंकि उसके बारे में सोचने से ही हमारा सिर चकराने लगता है। जिस समय आप इनको टेक ऑन करते हैं ना, और ये दीवारें टूटने लगती हैं, तो आपको विश्वास नहीं होता कि जो चीजें आपको इतना डरा रही थी, पैरालाइज कर रही थी, जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही थी, बाहर निकलने के बाद में मुझे वीडियो बनाने कितने मुश्किल लगते थे। आपको पता है, मैंने मेरे 6 महीने के कोर्स के सारे वीडियो बना डाले हैं। एक बहुत ही पतली सी, थिन सी आपके दिमाग में एक लाइन है जो आपके जिंदगी के इम्पॉसिबल और पॉसिबल को डिवाइड करती है। ये जो एग्जाम्पल आपको माउंटेन के दिए गए हैं, इंजीनियरिंग के दिए गए, सिर्फ ये बताने को दिए गए हैं कि ताकि हमें मदद मिले कि हम इस इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ों को पॉसिबल कर सकें। डिज्नी कहते, वॉल्ट डिज्नी जो थे, वो हमेशा कहते थे कुछ भी इससे ज़्यादा इंजॉयबल नहीं हो सकता है कि हम इम्पॉसिबल को करके दिखाएं। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कह रहे इट्स अ गेम, इम्पॉसिबल, चलो मैं इसी को करके दिखाऊंगा, इसके मज़े लें, इसमें फ़न लें, और अपने गुड वीकली ऑब्जेक्टिव करें, और अब की इस हफ्ते में ये बनाएं कि मैं कोई एक चीज़ ऐसा करूंगा जिसका मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल कर ही नहीं सकता, आई एम इनकेपेबल ऑफ डूइंग। जापानीज सिखा लो, हंगेरियन लैंग्वेज सीखो, कोई ऐसी गेम ले लो जो बहुत मुश्किल लग रही हो, पियानो बजाओ बिना म्यूजिक की शीट के, कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पहले नहीं गए हो। सो मीन्स ऐसे रीलेबल कर दे मिशन इम्पॉसिबल को मिशन पॉसिबल। आज आपको क्या करना है, लिस्ट बनाएं उन इम्पॉसिबल वेंचर्स की जो इम्पॉसिबल है ही नहीं। इट्स अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज जो आपके होराइजन में से आपकी सब मुश्किलों को दूर करेगा। आपके जो दिमाग में बहुत सारे प्रेजुडिस हैं, डर हैं, उन्हें दूर करेगा। वो चीज़ें जो आपको लगता है मैं कर ही नहीं सकता हूँ, वो आपको करने के रास्ते दिखाएगा। राइटर कहते हैं कि जिस समय हमने खुद कोशिश की, तो इम्पॉसिबल वेंचर्स, जो 2 राइटर्स है ना, तो फ्रांसिस के लिए क्या थे, स्विमिंग सीखना,
14 साल की उम्र तक वो बिल्कुल पानी के अंदर जाते नहीं थे और उनको लगता था कि वो कभी भी स्विमिंग पूल को नहीं क्रॉस कर पाएंगे। समय लगा लेकिन उनने सीखा। फिनिशिंग कॉलेज डिग्री। वो स्कूल में फेल हुए 3-4 सब्जेक्ट्स में हर साल पे। मेरी टीचर्स या मुझे कभी भी ये नहीं लगता था कि मैं हाई स्कूल का डिप्लोमा पा लूँगा। लेकिन मैंने उस प्रेजुडिस को शुक ऑफ किया और मैंने पूरा जर्मन कोर्स की डिग्री हासिल की। हैविंग अ गर्लफ्रेंड, वो कहते मुझे ये लगता था कि लड़कियां जो हैं बिल्कुल देवियों की तरह होती हैं और दूसरे प्रांत से आई होती हैं। मैंने अपने अपने सिस्टर को देखा और फिर ये देखा कि वो तो एक इंसान की तरह ही होती हैं, तो ये इम्पॉसिबिलिटी वहाँ से भी डिस्पेयर हो गई। हेक्टर अपने 3 इम्पॉसिबल वेंचर्स को बताते हैं। वर्किंग एट सर्न। वो कहते हैं कि मुझे लगता था कि नासा में सर्न करना एक फ्यू सिलेक्टेड लोगों के लिए होता है, एक इम्पॉसिबल ड्रीम है। लेकिन 2004 में उन्हें सर्न के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया। जब वो कहते मैं छोटा था तो एज ए बच्चे तक एटलस के अंदर जापान को देखा करता था, जापान के रिमोट जगहों को देखा करता था और मुझे लगता था कि मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगा। और अब मैं वहाँ रह रहा हूँ 12 साल से। पब्लिशिंग अ बुक। जब मैं टीनेजर था तो मैं इज़ैक एसिमोव की किताबों के बारे में पागल था। मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ी। मैं 400 किताबें लिखी थी। उस समय ऐसा लगता था कि एसिमोव जैसे राइटर बनना इस इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे लोग हैं, ये दूसरी दुनिया है। और अब इकिगाई जो है वो एक इंटरनेशनल बुक बन गई है, इंटरनेशनल ऑडियंस है। उसी पब्लिशिंग हाउसेस ने इकिगाई को पब्लिश किया जिसके एसिमोव करता था। पेज नंबर 38 पे बहुत ही पावरफुली बुक इज आस्किंग यू एंड आई एम आस्किंग यू। एक कॉपी पेंसिल ले और लिखें कि आपको क्या लगता है मैं क्या क्या चीज़ें करने में इनकेपेबल हूँ। अपनी लिस्ट बनाएं। पहले बचपन से क्या करते थे, लगता था ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकूंगी और आपने कर रहे हो, है ना। तो ये और मतलब कितनी चीज़ें नहीं होती थी बचपन में, तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता। मेरे आप ये सोचिए कि मेरे को ये लगता था कि मैं ऑडियो ऑडियो रिकॉर्ड करना, लोग मुझे सुनेंगे। जिसने बचपन में ये सुना हो, थिंक बिफोर यू स्पीक लाइक अ क्रो। मैंने अपनी जब पहली ऑडियो रिकॉर्ड की तो मुझे खुद को सुनने में डर लगता था उसे। और आज मैं हर रोज एक ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं पहले दिन कॉलेज गई, मुझे इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता था, कितना रोई थी मुझे याद है। टुडे आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। कितना डर लगता था मुझे इंग्लिश से। कंप्यूटर के सामने बैठ के मेरा सिर चकराने लग जाता था, की तो दबाना छोड़ दीजिए। आज मैं मेरे सारे मेल, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल को मैनेज कर रही हूँ। जब मैं ये देख रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने लिए गोल बनाया है कि मैं 6 करोड़ टर्नओवर करूंगी इन 1 ईयर। नाउ इट डजंट लुक इम्पॉसिबल, इट लुकिंग लाइक अ फन। और आपको बता दूं, कल आपके साथ में मैंने लास्ट ऑडियो में बनाया, पूरा दिन मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है जो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स देंगे जिन्हें मैं सप्लाई करूंगी मेरे स्टूडेंट्स को, डिफरेंट पैकर्स को। एक रास्ता खोल रही हूँ अपने लिए नया, इस टर्नओवर को क्रिएट करने के लिए। बहुत छोटे मार्जिन पे करूंगी ताकि वो पैसे कमाए, लेकिन वहां से एक रास्ता निकलेगा बहुत बड़ी वॉल्यूम गेम का। आप अपने लिए क्या टेक ऑन कर रहे हैं? तो आज आप ये देखें कि आपको जीवन में कितनी चीजें इम्पॉसिबल बचपन में लगती थी जो आपने कर ली, है ना। और जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है, तो जो आपकी धारणाओं की वजह से, हमारी सोच की वजह से, हमारे डर की वजह से, तो ये हमें इम्पॉसिबल दिख रहा है। ये सामने दिख रहा है, हुआ हुआ है, ये ना होने का सवाल ही नहीं है। इट इज ऑलरेडी देयर इन योर लाइफ। जस्ट जस्ट हैव अ क्लियर विजन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। अपनी फैमिली फ्रेंड्स को इसका हिस्सा बनाएं, ऑडियो वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी का ये धुंधलापन दूर हो और आप लोग सब एक ग्रुप की तरह एक मस्त क्लियर लाइफ जिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।